स्किप वाला स्किप वाला है ना आगे तेरी आवाज़ वीकेंड वाले वो वीक वाली क्लासेस में नहीं पैसा वैसा अच्छा खासा चल रहा था, पकड़ा के माल रेट पे। ब्लैक पेन का डाला था। ये वाला दरकत है इसका। हमें इसका ये बैठ जाओ जल्दी से, इसके ऊपर कैसे बैठ सकता है कोई। कल हमने आईओसी कंप्लीट किया था, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। आज हम ईओ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब जो लोग पढ़ के आए हों वो बता सकते हैं क्या है, बताइए एनीवन। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वो तो आप नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कर सकते थे, फंक्शन बना के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बना के कर सकते थे। इसमें क्या नया है, क्यों पढ़े हम इसे? कॉम्प्लीमेंट है क्या ये, पहले ये तो बताओ। उसके बाद ये सब में लॉगिन वैलिडेशन और कंटेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी नहीं पता नहीं क्या क्या 3-4 बात बता दी, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है। और कोई? मैंने आईओसी जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम आपको बताई थी, इतनी सिंपल भाषा में बताई थी कि हर आदमी को वो समझ में आई बात, सबको फायदे भी समझ में आए, नुकसान भी समझ में आए। ऐसी एओपी भी किसी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है एंड देन उसका सॉल्यूशन बताता है। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is an alternative approach of implementing cross-cutting concerns. An alternative approach of implementing cross-cutting concerns. Cross-cutting concerns. कुछ नई टेक्निकल टर्म्स आई हैं हमारे सामने, पहले हमें वो समझनी पड़ेंगी। In order to understand AOP, to understand cross-cutting concerns, they are implemented. Operation contains multiple sub-operations. Each of these sub-operations solves a specific part of the problem, solves a specific problem which is called a concern, If a sub operation participates in more than one operations, then it is said to be cross cutting. Following example demonstrates the concept of concern and cross cutting concerns. Following example demonstrates the concept of concerns and cross-cutting concerns. Next line से लिखेंगे, example समझते हैं। Let there be a bank in which automation is to be performed. Let there be a bank in which automation is to be performed. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सब लोग फेमिलियर हो, हर आदमी बैंक की वर्किंग से फेमिलियर होगा। हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई बैंक है जिसका हमें ऑटोमेशन करना है, लिखेंगे टू बेसिक Following are the two basic operations of the bank which are to be automated. एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहले जो दो बेसिक ऑपरेशन आपके जहन में आएंगे वो क्या होंगे, बता सकते हैं? डिपॉजिट एंड विड्रॉ। ये दो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है जो किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप दो मेथड बनाइए, मान लीजिए कोई क्लास आपने बनाई, उसमें दो मेथड बनाने हैं, एक डिपॉजिट के लिए एक विड्रॉ के लिए, क्या क्या करेंगे उन मेथड में, बता सकते हैं? डिपॉजिट की पहले बात करते हैं, क्या करना होगा डिपॉजिट के केस में? जो भी अमाउंट दिया गया उसे बैलेंस में ऐड कर देंगे। इसके अलावा कुछ करेंगे? अकाउंट चेक भी डिपॉजिट मेथड में करेंगे, वो तो अलग हो चुका होगा। हम केवल डिपॉजिट मेथड की बात कर रहे हैं, पूरे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वैलिडेशन करेंगे मैसेज। जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमारा मेन बिजनेस लॉजिक होता है उसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर हम डिपॉजिट और विड्रॉ की बात करें तो डिपॉजिट और विड्रॉ ऑपरेशंस के अंदर हमें बहुत सारे सब टास्क परफॉर्म करने हैं। हर एक सब टास्क को हमने कहा है कि कंसर्न है वो एक, यानी कि कुछ कंसर्न्स हमें सेटिस्फाई करनी है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? अगर आप फिजिकली भी किसी बैंक में पैसे जमा कराने जाएं, कैशियर क्या करता है? सबसे पहले आप उसे पैसे देते हैं, पहले देखता है असली हैं कि नकली हैं, फटे हुए तो नहीं है। क्या कर रहा है वो? वैलिडेट कर रहा है चीज़ों को। अगर हम वही काम इलेक्ट्रॉनिकली करें, क्या करना होगा हमें?
मैंने एक डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया, आपने उसे कॉल किया नेगेटिव अमाउंट के साथ, मैंने उसमें लॉजिक लिखा हुआ है कि बैलेंस में जाके जोड़ दे। अब आपने नेगेटिव अमाउंट दिया, बैलेंस में जाके जुड़ेगा, क्या होगा? मेरा बैलेंस घट जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ होना चाहिए कि मेथड कॉल किया जा सकता है नेगेटिव अमाउंट के साथ। सर यस, कॉल किया जा सकता है। कॉल करने वालों को रोक सकते हैं आप। या तो ये कोई दुनिया परफेक्ट है, जैसा कहा गया बिल्कुल वैसे ही काम होगा। क्या हम दुनिया को परफेक्ट मान के चलें, हर एक इन्वोकर को बिल्कुल रूल फॉलो करने वाला मान के चलें, उस तरह से सॉफ्टवेयर लिखें कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल सही सही चलते जाएंगे सब लोग? या ये मान के चलें कुछ गड़बड़ हो सकता है? कैसे लिखने चाहिए सॉफ्टवेयर? गड़बड़ हो सकता है, तो वो सारी गड़बड़ हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या करना होगा? अमाउंट को वैलिडेट करना होगा। ये एक कंसर्न हो गई हमारी, एक प्रॉब्लम है जो हमें सेटिस्फाई करनी है, सॉल्व करनी है। दूसरा, अमाउंट को बैलेंस में ऐड करना है। अब इन सब के नाम हम देंगे थोड़ी देर बाद। हर कंसर्न को एक नाम दिया जा सकता है, हर प्रॉब्लम को एक नाम दिया जा सकता है। क्या सिर्फ इतना करना होगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? अगर हम देखें, बैंकिंग एप्लीकेशन में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। आपके अकाउंट से अगर कुछ पैसे निकल गए तो आप बैंक में जाके कहेंगे मेरे अकाउंट से आपने पैसे निकाल लिए, मैंने नहीं निकाले, मेरे पैसे दो। अब अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखा, आपने निकाला कि किसने निकाला, क्या करना पड़ेगा? उन्हें भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहेंगे मैंने तो निकाला नहीं। वो कैसे प्रूव करेंगे कि आप ही ने निकाला है? अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन करें हर एक ट्रांजेक्शन का, तो बता सकते हैं आपने यहाँ से निकाला, इस मोड में निकाला, इस समय निकाला। समझ आ रही है बात? तो क्या बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे ट्रांजेक्शन का या नहीं करते होंगे? सिर्फ जो फिजिकली ट्रांजेक्शन करते हैं उनका लोग मेंटेन होता होगा, या जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं उनका भी होता होगा? होना चाहिए। बैंक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है ये कि ट्रांजेक्शन का लोग मेंटेन हो, ताकि इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें लोग देख के वेरीफाई किया जा सके आदमी सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्या सिर्फ इतना काम करना होगा या कुछ और भी करना होगा? आप सब लोगों के, मोस्टली लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होंगे। आपके अकाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, आपको पता चलता है नहीं चलता है? कैसे पता चलता है? मैसेज आता है, मेल भी आ जाती है। तो अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो मैसेज आना चाहिए, विड्रॉ हो रहा है तो मैसेज आना चाहिए। वो भी एक कंसर्न है, रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल से डिपॉजिट मेथड में हमें 4 काम करने होंगे। इन 4 काम में ये हमारी बिजनेस कंसर्न है, बिजनेस लॉजिक या बिजनेस कंसर्न। मेन काम ये था, वो सारे बाकी सब एडिशनल काम है जो हमें करने पड़ रहे हैं। सेम वे में अगर हम विड्रॉ की बात करें, अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आएगी। विड्रॉ के केस में क्या क्या करना होगा? वैलिडेट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? वो सब वैलिडेशन में आ जाएगा। अब यहां तक आपको कंसर्न का मतलब समझ में आ गया होगा। समझ में आता है कंसर्न का मतलब क्या है? कंसर्न का मतलब है एक टास्क, एक प्रॉब्लम जो किसी ऑपरेशन के अंदर हमें सॉल्व करनी है। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उनमें से बिजनेस कंसर्न केवल एक होती है, बाकी सब एडिशनल कंसर्न होती हैं। और वो एडिशनल कंसर्न कुछ इंप्लीमेंटेशन की वजह से आती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की वजह से आती हैं। अगर हम इन्हें नाम देना चाहें तो ये इंप्लीमेंटेशन कंसर्न है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि रिकॉर्ड मेंटेन करो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि नोटिफिकेशन भेजो, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। कल को अगर बैंक कहे कि SMS मत भेजो, तो पॉलिसी बदल गई बैंक की, तो हमें ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखें, पहले समझ लीजिए, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पर जो वैलिडेशन का लॉजिक होगा और यहाँ पर जो वैलिडेशन का लॉजिक होगा वो अलग अलग होगा या सेम लॉजिक दोनों जगह यूज किया जा सकता है? सेम यूज किया जा सकता है लॉजिक। ये बिजनेस लॉजिक का यहाँ पर चलेगा? बिजनेस लॉजिक वास्तव में अलग अलग है। जो लोग मेंटेन करने का लॉजिक यहाँ होगा वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जो नोटिफिकेशन सेंड करने का लॉजिक है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। दोनों मेथड में 4 कंसर्न हमें सेटिस्फाई करनी है। उन 4 में से 3 कंसर्न कैसी हैं? कॉमन है। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन है, जो लॉगिंग है, जो नोटिफिकेशन है, क्या कहेंगे आप इन्हें? दे आर क्रॉस कटिंग कंसर्न। ऐसी कंसर्न जो एक से ज्यादा जगह हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है। अब प्रॉब्लम देखते हैं इनसे होती क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक एप्लीकेशन बनाएं और उसमें आपको लॉग भी मेंटेन करना है, वैलिडेशन भी कराना है, नोटिफिकेशन भी सेंड करनी है, जितना आपने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से अगर आप काम करें तो आप एक क्लास बनाएंगे कोई लॉग मेंटेन करने के लिए।
एक क्लास बनाएंगे वैलिडेशन करने के लिए, एक क्लास बनाएंगे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, एक आपकी कोई मेन अकाउंट क्लास होगी जिसमें आप डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड बनाएंगे। डिपॉजिट मेथड के अंदर से वैलिडेशन का मेथड कॉल करा देंगे, डिपॉजिट के अंदर से लॉगर का मेथड कॉल करा देंगे और डिपॉजिट के अंदर से नोटिफिकेशन का मेथड कॉल करा देंगे। ऐसे ही विड्रॉ के अंदर से मेथड कॉल करा देंगे उन्हीं लॉगर, डिपॉजिट और नोटिफायर और वैलिडेटर के। क्या दिक्कत होगी अगर हम ऐसा करते हैं? तो ये तरीका आपने आज तक सीखा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि स्प्रिंग में हम नया कुछ नहीं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पुरानी चीजों को नए तरीके से करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि अभी तक हम जो कर रहे हैं उसमें क्या गलती है, उसे हम सुधार कैसे सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आती है? ऐसा करना पड़ेगा हमें रियल लाइफ में, प्रोग्रामिंग में, या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो जो तरीका अभी मैंने बताया कि अलग अलग क्लास बना लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत होगी उसमें? जो कंसर्न्स हैं उनका ऑर्डर या उनका नंबर समय के साथ रिक्वायरमेंट्स के साथ बदल सकता है। यहां पर हम कंसर्न्स को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपने कोड से वो मेथड कॉल कर रहे हैं। मान के चलते हैं, बैंक का एग्जांपल ही लेके चलते हैं। आपको पता है समय के साथ इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है। जब बैंक्स के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें फ्री कर देते हैं, और जब बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो सारी सर्विसेज बंद कर देते हैं या उन्हें चार्जेबल कर देते हैं। मान के चलते हैं आप सबके अकाउंट बैंक में है, बैंक फ्री में सबको एसएमएस भेजता है, सबने टिक किया हुआ है कि हमें एसएमएस चाहिए। अब बैंक घाटे में आने लगा, बैंक ने कहा मैं इसके ऐसे चार्ज करूंगा। 95% लोग क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए। 1 तारीख में सैलरी आती है, उसी दिन शाम को हम निकाल लेते हैं। कितनी आती है वो भी हमें पता है, कितनी निकालते हैं वो भी हमें पता है, बीच में कुछ होता ही नहीं। हमें क्यों एसएमएस? बेकार में हम क्यों आपको पैसे दें? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। 2 तरह के यूजर हो गए, एक वो जिन्हें एसएमएस भेजना है और एक वो जिन्हें एसएमएस नहीं भेजना है। अगर हम प्रोग्रामेटिकली करें तो कोड में कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, चेंज करना पड़ेगा। कल को बैंक फायदे में आ जाता है। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ऐड आता था कोटक महिंद्रा का, 6% इंटरेस्ट रेट वो देने की बात करते थे। अब उन्होंने 6% दिया तो और 2-4 प्राइवेट बैंक थे इस तरह के, इंडस आईएनडी वगैरह, इन्होंने भी 6-7% देना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए इकोनॉमी रिकवर हो गई, बैंक्स ने दोबारा फ्री में भेजने शुरू कर दिए, एक ने मैसेज के साथ साथ मेल भी भेजना शुरू कर दिया, तो आपके बैंक ने भी कहा हम भी मेल भेजेंगे। क्या रिक्वायरमेंट बढ़ गई? अब एक और काम करना पड़ेगा, मेल भेजना पड़ेगा। मेल की क्लास तो अलग से बना लेंगे आप, लेकिन उसका मेथड कहाँ से कॉल करना पड़ेगा? डिपॉजिट से, विड्रॉ से। डिपॉजिट और विड्रॉ में चेंज करने का मतलब कहाँ चेंज हो रहा है? कोड में, प्रोग्राम में। क्या प्रोग्राम में चेंज होना चाहिए रिक्वायरमेंट बदलने से? समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? लिखेंगे आगे। In the previous example, both the operations need to satisfy 4 concerns, out of which 3 concerns, ब्रैकेट में लिखेंगे, validation, logging and notification, bracket closed, are common. Such concerns are said to be cross-cutting. Following diagram describes the conventional approach of implementing these cross-cutting concerns. Conventional approach of implementing these cross-cutting concerns. पहले हमें प्रॉब्लम समझनी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हम गलत क्या कर रहे हैं, हम सही नहीं कर सकते कभी। ये है कन्वेंशनल तरीका जो आज तक आपने सीखा है। अगर हमें 4 काम करने हैं जिनमें से 3 कॉमन है, कॉमन वाली चीज के लिए हम अलग से क्लास बना लेंगे। अकाउंट क्लास अलग होगी जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड होंगे। अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉ मेथड कॉल करते हैं तो उस मेथड से पहले वैलिडेशन लॉजिक एग्जीक्यूट कराया जाएगा, फिर बिजनेस लॉजिक ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला, उसके बाद लॉगर का मेथड कोई कॉल किया जाएगा, उसके बाद नोटिफायर का कोई मेथड कॉल किया जाएगा। डिपॉजिट और विड्रॉ हो गया। अब इस अप्रोच की लिमिटेशन हमें समझनी है, लिखेंगे द मेजर लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल implementation of cross-cutting concerns, conventional implementation of cross-cutting concerns is that
program need to be modified each time number or order of concern is changed. Such programmatic changes results in maintenance problem. यहाँ पर अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जो हमारा वर्क फ्लो है और जो बिजनेस लॉजिक है उन्हें मिक्स कर रहे हैं। बिजनेस लॉजिक है अमाउंट को बैलेंस में जोड़ना या अमाउंट को बैलेंस से घटाना, ये बिजनेस लॉजिक है विड्रॉ और डिपॉजिट मेथड का। लेकिन हमने देखा विड्रॉ और डिपॉजिट के साथ हमें बहुत सारे काम करने हैं, वो वर्क फ्लो है, वो बिजनेस लॉजिक नहीं है। उसे हम अपने मेथड से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बिजनेस लॉजिक नहीं बदलेगा कभी भी। डिपॉजिट करना है तो पैसा जुड़ता जाएगा, विड्रॉ करना है तो पैसा घटेगा, उसमें कभी चेंज नहीं आने वाला। लेकिन फ्लो बदल सकता है। आज हम 3 काम कर रहे हैं, कल को ऐसा हो सकता है 4 काम करें, परसों ऐसा हो सकता है कि 5 काम करने लगे, नरसों ऐसा हो सकता है कि 2 ही काम करें केवल। जब भी हमारी नंबर या ऑर्डर ऑफ कंसर्न बदलेगा, इस अप्रोच में कहाँ चेंज करना पड़ेगा? प्रोग्राम में। अगर हम फ्लो को लॉजिक से अलग कर दें, क्या होगा? एज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर आप फ्री हो जाएंगे। आपको फोकस केवल किस पे करना पड़ेगा? बिजनेस लॉजिक पे। फ्लो की जिम्मेदारी आप किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, और जब भी फ्लो बदले उसे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बता सकते हैं कि अब इस हिसाब से काम करना। रियल लाइफ का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते, कितना बड़ा प्राइस हम पे करते हैं। यहां पर अभी जो मैं काम कर रहा हूं, इसे हम एक ऑपरेशन मान सकते हैं। कंडक्टिंग ए बैच इज एन ऑपरेशन। अगर ये एक ऑपरेशन है तो इसमें भी बहुत सारी कंसर्न होनी चाहिए। यस या नो? कुछ कंसर्न बता सकते हैं? क्या क्या कंसर्न होगी यहाँ पर एक बैच को कंडक्ट कराने के लिए? नहीं, एक बैच अगर मुझे कंडक्ट कराना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या सुविधाएं चाहिए या क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करना होगा? सबसे पहले तो क्लासरूम की साफ सफाई होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए, लॉग रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कौन आया है कौन नहीं आया है। अगर किसी की फीस ड्यू है तो फीस ली जानी चाहिए। किसी को अगर एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास खत्म हो जाती है और फिर कोई बैच नहीं है तो ये सब लाइट वगैरह ऑफ हो जानी चाहिए। बीच में अगर लाइट चली गई, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरेटर चल जाना चाहिए, और फिर लाइट आ गई तो जनरेटर बंद हो गए, फिर लाइट पे स्विच हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है कितने काम है? अब अगर ये सारे काम मैं करूं तो क्या होगा? अब आपको समझ में आएगी प्रॉब्लम क्या है। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं। अगर ये सारे काम यहाँ मैं करने लगूं तो मैं ये स्प्रिंग भूल जाऊंगा, जावा भूल जाऊंगा। क्या याद रहेगा? झाड़ू लगी कि नहीं लगी, जनरेटर अभी तक चल रहा है, लाइट आ रही है, बेकार में तेल फूक रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या करना चाहिए हमें? ये सारी चीज जो है ये डेलीगेट कर देनी चाहिए किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, जिसे फ्लो पता हो। अगर आप देखें, यहाँ मेरे आने से पहले ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, लोग बैठ जाते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, सफाई हो जाती है, यहाँ पानी रख दिया जाता है, मार्कर में अगर इंक नहीं है तो इंक फिल कर दी जाती है, बीच में अगर लाइट चली गई तो जनरेटर चल जाता है, लाइट आ गई तो फिर स्विच हो जाता है। मैं नहीं करता, लेकिन ये सारे काम मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। अगर इसके बाद कोई बैच नहीं है तो ये सब कुछ ऑफ हो जाएगा। अब इस सारी चीज़ के लिए अगर आप देखें तो मेरे पैसे लगते हैं। वो जितने काम मुझसे पहले ग्राउंड वर्क जितने लोग तैयार कर रहे हैं या मेरे बाद जो लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, वो पैसे लेके काम करते हैं। अब स्प्रिंग आपसे कहता है कि ये सारे काम आप नौकरों को दे दो, और वो नौकर ऐसे होंगे जो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन आपका काम करते रहेंगे। आप जितने चाहो उतने नौकर ले लो हमसे, और जिस ऑर्डर में चाहो उस ऑर्डर में काम कराओ उनसे। आपका काम आसान होगा कि मुश्किल होगा? समझ आ रहा है कुछ? कैसे करना चाहिए आपको काम प्रोग्रामिंग में? जैसे मैं स्प्रिंग पढ़ा रहा हूँ ऐसे करना चाहिए। फोकस किस पे है मेरा? केवल पढ़ाने पे, बिजनेस लॉजिक पे। एक्स्ट्रा जो भी काम है वो मैं नहीं करता। इस दुनिया में अगर आप देखें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने लोग कहीं तक पहुंचे हैं, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो दूसरा कर सकता है। वो केवल वही काम करते हैं जो उनके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। ऐसा कोई भी काम जो आपके लिए कर सकता हो, डेलीगेट कर दो उसे दूसरे को।
केवल उस काम पे फोकस करो जो आप कर सकते हैं, दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। और जब तक आप सारी चीज को अपने हाथ लेके चलते रहेंगे नहीं, मोदी क्या कर रहा है बताओ? सारा काम खुद नहीं करता, वो बहुत बड़ा डेलीगेटर है, वो सिर्फ मॉनिटर करता है। वो काम लेता है, इसे दे देता है, लेकिन फिर उससे पूछता रहता है हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद नहीं करता है। अभी आप देखें अगर, तो अब से वो 1 महीना पहले बनारस गया था, वहां एक घाट पे 4 फावले चला के आया था। बहुत सारे नेता ऐसे करते हैं, लेकिन वो उसके बाद भूल जाते हैं। और वो फिर जा रहा है 25 तारीख में, और उसके प्रोग्राम में वो चीज शामिल है कि वहां जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। जिन्हें जिम्मेदारी दे के आया था कि वो घाट साफ हुआ कि नहीं हुआ, अब जब वो ऐसे करेगा, हर आदमी को लगेगा ये आदमी दोबारा आएगा, जो कह के गया वो करना पड़ेगा। तो काम वो खुद नहीं करता है, उसे करवाना आता है, क्योंकि वो मॉनिटर करता है। बस लोगों को लगता है सब कुछ वो कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो आदत सही कर रहा है लोगों की। बस प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है? लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, concept of AOP in simple terms states that business and workflow should be separated. Business logic and workflow should be separated. Cross-cutting concerns associated to the business logic with the help of configuration. To the business logic with the help of configuration. Following diagram describes AOP-based implementation of the previous problem. ये IOC के कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाता है। AOP का कॉन्सेप्ट IOC में आपको बताया गया था कि सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूजर बनिए। आपके पास एक कंटेनर होगा जो आपके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, उन्हें यूजेबल बनाएगा। आपको जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, आप उस कंटेनर से मांग लें। अगर हम ये मान के चले हमारे पास कंटेनर है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट बना सकता है तो 2-4 जिम्मेदारी उसे और भी दी जा सकती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी दे ही रहे हैं दूसरे को, तो आधी अधूरी देने से क्या फायदा कि तू ऑब्जेक्ट बना, बाकी काम हम करेंगे। हम तो फ्री रहना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना, बाकी काम भी कर हमारे लिए, हम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे। अब जब हम इंस्ट्रक्शन बदलें तो तरीका बदल लेना, लेकिन काम करते रहो। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ अपने जो मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे उनमें बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, कोई फ्लो नहीं होगा। कंटेनर को हम कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि जब हम ये मेथड कॉल करें, इस मेथड से पहले ये मेथड कॉल करा देना, इस मेथड के बाद ये मेथड कॉल करा देना। कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इतना काम हमारा कर सकता है। कल को अगर हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, आज हम 2 मेथड कॉल कर रहे थे, कल को 4 मेथड कॉल कराने हो, कहाँ चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन बदल दो, कंटेनर फ्लो बदल देगा। ऑन द फ्लाई अब हम फ्लो बदल सकते हैं, हर रोज हर क्षण फ्लो बदला जा सकता है बिना प्रोग्राम में कोई चेंज किए। कौन सी अप्रोच ज्यादा बढ़िया है? देखिएगा इस डायग्राम से आपको पता चलता है बिजनेस लॉजिक और वर्क फ्लो 2 बिल्कुल अलग अलग चीज होती हैं और उन्हें सेपरेट किया गया है। यहां पर अकाउंट बीन है, इसके पास डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेथड होगा। पिछली इंप्लीमेंटेशन में डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड से हमने बाकी मेथड कॉल किए हुए थे, यानी कि हमारे मेथड को लॉजिक के साथ साथ फ्लो भी पता था। अब हम इसे फ्लो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ डिपॉजिट में हमने ऐड करने वाला कोड लिखा है और विड्रॉ में हमने सब्ट्रैक्ट करने वाला कोड लिखा है। डिपॉजिट के साथ हमें नोटिफिकेशन भेजनी है या नहीं भेजनी है, वैलिडेशन कराना है कि नहीं कराना है, लॉग मेंटेन करना है या नहीं करना है, वो हमने कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन से बताया होगा। हाँ, अगर हम IOC वाली चीज को फॉलो करते हुए चलें, आपको अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी अकाउंट बीन की जरूरत होगी तो आप किससे मांगेंगे? कंटेनर से। कंटेनर को हमने बता के रखा हुआ है कि एक अकाउंट ऑब्जेक्ट के साथ जब भी कोई मेथड कॉल किया जाए तो एक्स्ट्रा काम हमें कराना है। अब एक्स्ट्रा काम कराने के लिए कंटेनर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, वो एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके पास वही मेथड होंगे जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पास है, लेकिन उसके पास उसका बिजनेस लॉजिक नहीं होगा, केवल फ्लो होगा जो आपने कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताया होगा। आपको प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया जाएगा, आपको लगेगा आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप उसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मान के अपने बिजनेस मेथड उसके ऊपर कॉल करेंगे। अब इसे हमने पहले से बता के रखा हुआ था, डिपॉजिट है तो क्या करना है, विड्रॉ है तो क्या करना है, ये उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। जितनी कंसर्न जिस ऑर्डर में बताई होंगी उस ऑर्डर में आपकी कंसर्न सेटिस्फाई करा देगा। एडवांटेज क्या होगी? कल को अगर कंसर्न बदल जाती है, कल को अगर मुझे मेल सेंड नहीं करना, कहाँ चेंज करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन में नया प्रॉक्सी बन जाएगा। क्या मुझे अपने बिजनेस लॉजिक में कोई चेंज करना पड़ेगा?
हाँ, वो तो IOC कंटेनर ही है, उसी से तो कराएंगे. On the basis of given configuration, account proxy bean is created. This proxy bean knows the workflow of deposit and withdraw methods. हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? लिखेंगे. Advantages of AOP based implementation of cross-cutting concerns. Advantages of AOP based implementation of cross-cutting concerns. First, workflow is separated from the business logic. Workflow is separated from the business logic, which simplifies maintenance. Second, number and order of concerns. Number and order of concerns can be changed on the fly. Number and order of concerns can be changed on the fly. That is, on the fly. Means run time पे जब आपका मन करे तब बदल सकते हैं. That is, workflow can be changed by simply changing the configuration. Workflow can be changed by simply changing the configuration. ये बताइए क्या ये दो एडवांटेज इतनी वैल्यूएबल है कि इनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाए, एक नई चीज सीखी जाए? क्या लगता है, वैल्यूएबल होंगी नहीं होंगी? किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप देखें, जब एप्लीकेशन बनती है उस समय जो वर्कफ्लो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और जब वो एप्लीकेशन चलती है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कफ्लो बदलते हैं. समय के साथ नई चीज़ें बदलती जाती हैं. इवन अगर हम देखें, वो किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप जीमेल में भी 2 बार गलत यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कर दें तो तीसरी बार लॉगिन पेज नहीं आता है, एक अलग पेज आता है जिसमें पहले वेरिफिकेशन मांगी जाती है आपसे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बैंक के एप्लीकेशंस में बहुत बार जब आप नॉर्मल वर्कफ्लो ये होता है, आपने लॉगिन किया सही, होम पेज आ जाए जिसमें आपके अकाउंट्स की डिटेल हो. कई बार क्या होता है, बीच में एक पेज आ जाता है कि आपने अपना जो लॉगिन पासवर्ड है वो इतने दिन से नहीं बदला, पहले उसे बदलिए. पहले आपका वो पासवर्ड बदलवाते हैं तब आगे जाते हैं. या बीच में कई बार पेज आ जाता है कि आपका KYC नहीं हुआ है, अब आप अपना KYC कराइए पहले, तब आपको आगे जाने देंगे. क्या कर रहे हैं, वो फ्लो बदल रहा है, बीच में एक नया पेज घुसा दे रहे हैं, उसमें नई चीज़ आ जा रही है. जो नॉर्मल फ्लो था वो बदल गया है. बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरह के यूज़र होते हैं. फ्री का यूज़र है, लॉगिन कर रहा है, अलग इंटरफेस दिखेगा. पेड यूज़र है, लॉगिन कर रहा है, अलग इंटरफेस दिखेगा. एडमिन यूज़र है, लॉगिन कर रहा है, अलग इंटरफेस दिखेगा. मॉड्यूल एक ही है लॉगिन, लेकिन उसमें वर्क फ्लो 3 है. फ्री के यूज़र के लिए अलग फ्लो वर्क, पेड यूज़र के लिए अलग वर्क फ्लो और एडमिन के लिए अलग वर्क फ्लो. समझ आ रही है बात? सबसे ज़्यादा समस्या मेंटेनेंस में वर्क फ्लो को लेके होती है. समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें फ्लो बदलना पड़ता है. अगर हमें फ्लो कॉन्फ़िगरेशन से बदलना आ जाए तो हमारे कोड का मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाएगा. जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा कि ये फ्लो बदलो, में चेंज करने के बजाय कॉन्फ़िगरेशन में 2 लाइन बदल देंगे. समझ आ रही है बात? अब इसके लिए हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ तक. क्या इसका डायरेक्ट IOC से कोई लेना देना है? IOC एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ये एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आज की डेट में जितने फ्रेमवर्क हैं सब में मिलेंगे आपको. कॉन्सेप्ट प्रपोज किए स्प्रिंग ने, लेकिन इनकी वैल्यू सबको धीरे धीरे समझ में आई. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने struts2 पढ़ा हुआ है? अगर आप struts2 पढ़ेंगे उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी है और उसमें IOC भी है. जो इंटरसेप्टर्स हैं वो IOC की इम्प्लीमेंटेशन है. आप वहाँ अपने एक्शन में केवल बिजनेस लॉजिक रखते हैं, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक. जो भी एक्स्ट्रा काम है, चाहे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, चाहे वो वैलिडेशन है, किससे कराते हैं? इंटरसेप्टर से. एक्शन के साथ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बहुत सारे इंटरसेप्टर जोड़ लेते हैं. सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? इन ऑर्डर टू यूज AOP, फॉलोइंग टर्म्स नीड टू बी अंडरस्टूड. फर्स्ट, एडवाइस. Implementation of a concern. Implementation of a concern is called an advice. Join point is a uniquely identifiable event. A uniquely identifiable event which can be used to associate advices to the business logic. Following are some examples of join points: loading and unloading of classes, creation and destruction of objects, change of state of objects, invocation of methods. Continuation में लिखेंगे अभी फुल स्टॉप के बाद. Out of these possible join points,
Spring AOP implementation only support method invocation. जॉइन पॉइंट का मतलब है आपकी एप्लीकेशन का कोई ऐसा इवेंट जिसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि उस समय पे फिर हम अपने बिजनेस लॉजिक के साथ एडिशनल कंसर्न जोड़ सकें। तो अगर हम एप्लीकेशन में देखें, बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी क्लास का लोड होना एक यूनिक इवेंट है, पता लगाया जा सकता है कब कोई क्लास लोड हो रही है। किसी ऑब्जेक्ट का बनना, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय होना, मेथड का कॉल होना, किसी डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज होना, ये सब यूनिकली आइडेंटिफिएबल इवेंट्स हैं। इन सब को आप जॉइन पॉइंट कह सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिंपल रखने के लिए फ्रेमवर्क बनाने वालों ने इन सारी पॉसिबिलिटीज में से केवल एक को चुना, मेथड इन्वोकेशन को। स्प्रिंग में हम जब कोई मेथड इन्वोक होगा उसके साथ एडिशनल चीजें जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनने पे नहीं जोड़ सकते, क्लास लोड होने पे नहीं जोड़ सकते। इससे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंपल हो जाती है। अगर सभी को चुन लेते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है होगी। पता चला हर जगह हम कुछ कर सकते हैं। पॉइंट कट is a collection of join points. Aspect is a collection of point cut and advices. Is a collection of point cut and advices. अब अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, एडवाइस क्या है, जॉइन पॉइंट क्या है, पॉइंट कट क्या है, एस्पेक्ट क्या है, ये हमें पहले समझना है। जो लिखा गया है वो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। कोशिश करके देखिए एक बार। आपको कुछ लिखा है गया, पढ़ के देखिए, फिर ये चार चीज मुझे एक्सप्लेन करिए रियल लाइफ में। एडवाइस का मतलब है क्या करना है, जॉइन पॉइंट का मतलब है कब किया जा सकता है, पॉइंट कट का मतलब है कब किया जाएगा, एस्पेक्ट का मतलब है कब कौन सा काम किया जाएगा। कुछ समझ आया? अगर समझ आया हो तो अब इसे रियल लाइफ के किसी एग्जाम्पल से मुझे बताइए। हाँ जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। करने आना है, क्लास करने जाना है, पहले क्या करना है, तो पानी पी रह सकते हैं। क्लास करने आना है, ये हो गया आपका एडवाइस। क्लास करने आने के पहले काम कराना है, क्या कराना है, पानी पीना है, एडवाइस हो गया, चलो ठीक है। क्लास करने पहले पी ली। नहीं, इसमें जॉइन पॉइंट क्या है? जॉइन पॉइंट जो क्लास करने पहले का जो टाइम हुआ, जब क्लास करने की एंट्री के पहले कर लेना है, वो जॉइन पॉइंट हो गया। पॉइंट कट क्या है? पॉइंट कट हो गया, पॉइंट कट भी वही हो गया। नहीं, जैसे कि पानी आप पहले पी सकते हो, तीन पॉसिबिलिटीज है, ये सब जॉइन पॉइंट हो गए। हाँ, बट इनमें से हमने एस्पेक्ट क्या हो गया? मैंने आपको बताया था क्या करना है, एडवाइस कब किया जा सकता है, जॉइन पॉइंट कब किया जाएगा, पॉइंट कट कब कौन सा काम किया जाएगा। उसको तीन एडवाइस चाहिए, तब दो तीन एडवाइस क्लास के बाद क्या करना है, क्लास के पहले क्या करना है। पानी क्लास के पहले पिया जाए। बिल्कुल सही बात, पानी क्लास के पहले पिएंगे, ये एस्पेक्ट हो गया। पानी पीना है, ये एडवाइस हो गई। या कुछ एक्स्ट्रा करना है पढ़ने के अलावा, पानी पीना है, कुछ लोगों को सिगरेट पीनी है, कुछ को उसके बाद फ्रेशनर खाना है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो गई, एडवाइस। अब वो कब करना है ये देखेंगे। क्लास के पहले भी किया जा सकता है, क्लास के बाद भी किया जा सकता है, कुछ काम ऐसे क्लास के बीच में भी किए जा सकते हैं। पानी की बोतल लेके आए, पी सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं जॉइन पॉइंट। अब इन पॉसिबिलिटीज में से हम किसी एक या एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे। इस समय हम कर सकते हैं ये काम नहीं अभी बताया, इस समय करेंगे। उसके साथ जब हम ये जोड़ देंगे कि इस समय ये काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट हो जाएगा। जब काम और समय दोनों जुड़ जाए तो एस्पेक्ट। जब समय कंफर्म हो जाए कि इस समय करेंगे तो पॉइंट कट। जब समय के ऑप्शंस मिल जाए तो जॉइन पॉइंट। जब काम पता चल जाए तो एडवाइस हो गया। पांचवा लिखेंगे वीविंग द प्रोसेस of associating advices to the business logic is called weaving. Weaving can be of two types: compile time weaving, run time weaving. हमें अपने बिजनेस लॉजिक के साथ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म कराने हैं। अब वो किसी तरह से हमारे बिजनेस लॉजिक के साथ जोड़े जाएंगे, उस जोड़ने के प्रोसेस को वीविंग कहा जाएगा। अब दो तरीके होते हैं वीविंग के। फर्स्ट लिखेंगे
In compile time weaving, advices are inserted to the business logic, associated to the business logic at the time of compilation with the help of special AOP compiler. With the help of special AOP compiler. कंपाइल टाइम वीविंग में डबल कंपाइलेशन होती है। पहले आप अपनी नॉर्मल जावा की सोर्स फाइल्स बनाएंगे जिनमें बिजनेस लॉजिक रखेंगे, जावा कंपाइलर से कंपाइल कराएंगे, आपकी नॉर्मल जावा क्लास बनेगी जिनमें केवल बिजनेस लॉजिक होगा। फिर आप अपनी इन क्लासेस को एओपी कंपाइलर से कंपाइल कराएंगे, जिसे आप कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे किस मेथड के साथ कौन सा मेथड जोड़ना है। वो आपकी क्लास फाइल को मॉडिफाई करेगा, आपके मेथड के अंदर दूसरे मेथड्स की कॉल इंजेक्ट कर दी जाएगी। नेट इफेक्ट वही रहेगा जो कन्वेंशनल अप्रोच में था, जैसे आप खुद ने कोड लिखा हो मेथड के अंदर से मेथड कॉल करने का। अंतर ये रहेगा कि आपका सोर्स कोड कोई फर्क नहीं आया, सोर्स कोड अभी भी वैसा ही है। हो गया। अब इस अप्रोच की अपनी कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हैं, लिखेंगे। एडवांटेज ऑफ कंपाइलेशन टाइम वीविंग इज परफॉर्मेंस। It provides better performance than runtime weaving because it does not have the overhead of proxy creation. It does not have the overhead of proxy creation. जो भी आपके मेथड के साथ दूसरे मेथड कॉल होने थे वो सब मेथड के अंदर ही लिख दिए गए हैं क्लास फाइल में। कोई रन टाइम पे प्रॉक्सी नहीं बनेगा, सीधे सीधे मेथड कॉल हो जाएंगे। लिमिटेशंस लिखेंगे। फर्स्ट, दो लिमिटेशन है। एन एडिशनल कंपाइलर इज रिक्वायर्ड। Second, AOP compilation need to be performed. AOP compilation need to be performed each time number or order of advices is changed. Number or order of advices is changed. Second लिखेंगे अलग से। Runtime weaving. In this approach, advices are associated to the business logic at the time of execution with the help of dynamically generated proxies. With the help of dynamically generated proxies. Advantages लिखेंगे इस अप्रोच की। No additional compiler is required. Second, order or number of advices can be changed by simply changing the configuration. Limitation में लिखेंगे। Performance is degraded. Performance is degraded because of the overhead of proxy creation. Next line से एक नोट लिखेंगे। Spring AOP implementation support only runtime weaving. Means Spring में आपको ये अप्रोच यूज नहीं करनी होगी, कहीं भी आपको AOP कंपाइलर जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम प्रॉक्सीज के थ्रू होगा और वो प्रॉक्सी होंगे डायनेमिकली जनरेटेड प्रॉक्सीज। लिखेंगे अभी आगे। In Spring AOP, dynamic proxies are created using following APIs. सारा काम यहाँ प्रॉक्सी को करना है। जब तक आपको प्रॉक्सी की वर्किंग समझ में नहीं आएगी, आपको AOP में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दो तरह के प्रॉक्सी हो सकते हैं जो दो अलग अलग एपीआई के थ्रू बनेंगे। एक रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू प्रॉक्सी बनेंगे, दूसरे सीजीलिब एपीआई के थ्रू प्रॉक्सी बनेंगे। एक को जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी कहा जाएगा, दूसरे को सीजीलिब प्रॉक्सी कहा जाएगा। अब इन दोनों प्रॉक्सीज में कुछ फर्क होगा, लिखेंगे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी एंड सीजीलिब प्रॉक्सी in addition to the API is that a JDK proxy, a JDK dynamic proxy can be created only for those classes, which implement some interfaces. In case of full stop के बाद लिखेंगे, in case of CGLib dynamic proxy there is no such requirement. That is, a JDK dynamic proxies only the interface methods. A JDK dynamic proxies only the interface methods, whereas
A CG-lib dynamic proxy can proxy all the class methods. Can proxy all the class methods. क्या मतलब है इस चीज का? मान के चलते मेरे पास कोई एक क्लास है A, इसमें मैंने मेथड रखे हुए हैं A नाम के, B नाम के और इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं, कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। मैं चाहता हूं जब A मेथड कॉल हो तो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊं, जब B मेथड कॉल हो तो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊं। ऐसे केस में मुझे CG-lib प्रॉक्सी की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने इसमें कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेट्स से अब इस इंटरफेस में केवल एक मेथड है, लेट्स से मैं चाहता हूं जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर X मेथड कॉल हो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, बाकी कोई मेथड कॉल होता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस X की कॉल को मैं इंटरसेप्ट करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में मैं अब इसका JDK डायनेमिक प्रॉक्सी बना सकता हूं, क्योंकि JDK प्रॉक्सी इंटरफेस के मेथड को इंटरसेप्ट करता है। जिस मेथड को इंटरसेप्ट करना था वो किसी इंटरफेस में है। बात समझ आती है? अब सवाल आता है ये प्रॉक्सी बनते कैसे हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है? कल मैंने कहा था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, अब मैं आपको रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। अगर हमें देखा जाए केवल ये समझना हो कि काम कैसे करता है तो हम बिना इस सब सारी चीज के कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको ये पता चल जाएगा हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या देनी है। आपको कभी ये नहीं पता चलेगा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। मैं आपको एक JDK डायनेमिक प्रॉक्सी बना के दिखाऊंगा, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्शन आपको खुद ही अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। लिखेंगे, टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग JDK डायनेमिक प्रॉक्सी। java.lang. reflect package provides invocation handler interface and proxy class for the creation of JDK dynamic proxies. Each JDK dynamic proxy has an invocation handler which is responsible for managing the call of the proxied method. अब आपको पहले एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको कुछ धीरे धीरे समझ में आए चीजें। अगर आप पुरानी फिल्में देखते हो अमिताभ बच्चन के टाइम की, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, तो उनमें जो विलन रहते थे, मोस्टली फिल्मों में अजीत साहब विलन रहते थे। इस तरह के विलन थे जिनके पास बहुत सारे असिस्टेंट रहते थे, उनके अपने गुंडे रहते थे। अब मान के चलते हैं जो विलन है अजीत साहब को मान के चलते हैं, उन्हें अमिताभ बच्चन का अपहरण करना है। तो वो क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनका एक आदमी खड़ा होगा जो थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करके बताएगा बॉस अभी घर से निकलने वाला है। एक कहीं पुल पे खड़ा कर देंगे, एक अस्पताल पे खड़ा कर देंगे, एक एक्स जगह एक वाई जगह, इस तरह से। तो वो इंटरसेप्टर है जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपहरण करेंगे, उसे कहीं लेके चले जाएंगे। बॉस ने पहले से बताया होगा कि इसे बांध के यहाँ डाल देना। असली काम जो करना है उसके साथ वो कौन करेगा? बॉस करेगा। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये मान के चलते हैं ये हमारा बॉस है जिसे ये पता है कि क्या करना है, ये उसका हेल्पर है जिसे ये पता है किसे इंटरसेप्ट करना है। आप इसे बताएंगे मुझे X मेथड को इंटरसेप्ट करना है, तो जैसे ही X मेथड कॉल होगा ये इसे बता दे X मेथड कॉल हो गया, कर लो जो भी करना है। बात समझ आ रही है? हर एक प्रॉक्सी के साथ एक हैंडलर होगा। अब इसका लॉजिक फिक्स होगा पहले से, जो मेथड आपको कॉल करने हैं वो मेथड इसमें आ जाएंगे किसी प्रोसेस के थ्रू जो अभी आपको समझाया जाएगा। लेकिन हर आदमी को हर एक मेथड के साथ कुछ अलग अलग काम करना होगा। इन्वोकेशन हैंडलर आप डिफाइन करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि इस मेथड के साथ क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। An invocation handler is defined by implementing invocation handler interface. This interface provides following method. आपको invocation handler में invoke नाम का एक मेथड डिफाइन करना है। 3 पैरामीटर इसमें होंगे, proxy, method, arguments. This method is invoked by the proxy object when a call of proxied method is intercepted.
इस मेथड को आपको कॉल नहीं करना है, आप इसे डिफाइन करेंगे, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा। अब मैंने आपको बताया प्रॉक्सी आपके असिस्टेंट की तरह है। अब ये कोई प्रॉक्सी 1 है, ये कोई प्रॉक्सी 2 है, ये कोई प्रॉक्सी 3 है, ये आपका इन्वोकेशन हैंडलर है, ये बॉस है, ये उसके गुंडे हैं। आपने इससे कह के रखा है कि जब हीरो आए तो मुझे बताना, इससे कह के रखा है जब हीरो की माँ आए तो मुझे बताना, इससे कह के रखा हुआ है जब उसकी बीवी आए तो मुझे बताना। सबका अपहरण करना है हमें, ठीक है। अब जैसे ही हीरो आएगा तो ये इसे बताएगा बॉस हीरो आ गया है। अब उसमें वास्तव में अगर उसे यहां देखें तो ये एक हैंडलर ने अपना रेफरेंस कितने लोग प्रॉक्सी को देके रखा हुआ है, एक से ज्यादा को। तो बॉस को पता चलना चाहिए कौन कॉल कर रहा है। तो यहां सबसे पहले क्या, किसका रेफरेंस है, प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी अपना रेफरेंस देगा, साथ में बताएगा मेरे ऊपर किसी ने ये मेथड कॉल किया है इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ, यानी कि एंड यूजर किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड कॉल करना चाहता है। अब आप उस मेथड से पहले कुछ कर सकते हो, बाद में कुछ कर सकते हो, इस मेथड को इन्वोक करा सकते हो, बाईपास कर सकते हो, सब कुछ किसके हाथ में है, बॉस के हाथ में। समझ आ रही है बात कुछ। ये तो हो गया इन्वोकेशन हैंडलर, केवल एक मेथड आपको डिफाइन करना है। लिखेंगे इन दिस मेथड प्री प्रोसेसिंग लॉजिक कॉमा पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक इज टू बी डिफाइंड, proxied method is to be invoked on the target object। आप इसे फिल्टर के डू फिल्टर मेथड की तरह से मान सकते हैं। जैसे सर्वर सर्वलेट से पहले फिल्टर का डू फिल्टर मेथड कॉल कर देता है, ऐसे ही सर्वर को आप यहाँ पर प्रॉक्सी मान लीजिए, फिल्टर को इन्वोकेशन हैंडलर मान लीजिए और टारगेट ऑब्जेक्ट को सर्वलेट मान लीजिए। तो रिक्वेस्ट वास्तव में सर्वलेट के लिए आई थी, लेकिन सर्वर को आपने कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताया हुआ था कि जब इस यूआरएल से रिक्वेस्ट आए तो इस फिल्टर को इन्वोक कर देना। सर्वर ने क्या किया, फिल्टर को इन्वोक कर दिया, फिल्टर को बता दिया कि ये रिक्वेस्ट है, ये डेटा है। अब उस फिल्टर में आप प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, साथ में आगे वाली पार्टी में सर्वलेट को इन्वोक करा सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना होगा। बात समझ आती है। अब बात आती है प्रॉक्सी कैसे बनाएंगे। लिखेंगे, पहले लिख लीजिए सारी बात, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। प्रॉपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। लिखेंगे जेडी के डायनेमिक प्रॉक्सी इज एन ऑब्जेक्ट of a dynamically generated subclass of java.lang.reflect.proxy. This dynamically generated subclass implements all those interfaces which are implemented by the target class। जो proxy object होगा उसकी क्लास रन टाइम पे बनेगी, वो कहीं सेव नहीं होगी। वो प्रॉक्सी नाम की क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, उसमें वो सारे इंटरफेस इंप्लीमेंटेड होंगे जो आपकी टारगेट क्लास में इंप्लीमेंटेड है। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट के पास मेथड होंगे वही मेथड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के पास होंगे, ताकि आप वो मेथड उसके ऊपर कॉल कर सकें। अब बात आती है ये क्लास कैसे बनेगी। लिखेंगे टू क्रिएट ए जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट ए जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सी क्लास provides following method। स्टैटिक मेथड है न्यू प्रॉक्सी इंस्टेंस। ये मेथड एक क्लास बनाएगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। वो क्लास प्रॉक्सी क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, ये इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही होगी, उस क्लास को इस क्लास लोडर से लोड कराया जाएगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को ये हैंडलर का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा। लिख लीजिए, अभी एक प्रॉपर एग्जांपल से पता चलेगा आपको। क्लास लोडर ऑफ टारगेट क्लास, एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती है, सारे इंटरफेस बताएंगे। हो गया। अब ये सब कैसे होगा एक एग्जांपल से समझते हैं, ये सारी कहानी क्या है। लिखेंगे फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स द वर्किंग, फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स द वर्किंग एंड यूज ऑफ जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सीज। आंसर लिखेंगे लेट there be an interface named printable which contains a method named print, and let it be implemented by a class named full stop के बाद लिखेंगे we need to intercept print method of a class। it can be done as follows। जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी की एक रिक्वायरमेंट थी कि वो इंटरफेस के मेथड को केवल इंटरसेप्ट कर सकता है।
हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारे पास प्रिंटेबल नाम का कोई इंटरफेस है जिसके पास प्रिंट नाम का कोई मेथड है। ए क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, मींस ए प्रिंटेबल क्लास है। हम चाहते हैं ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई प्रिंट मेथड कॉल करे तो हमें पता चल जाए, ताकि हम उससे पहले या बाद में कुछ कर सकें। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक हैंडलर बनाना होगा। यहां पर दिखेगा हमने ए क्लास बनाई, उसके बाद हम इसे इंटरसेप्ट करना चाहते थे, तो मैंने आपसे बताया था हर इंटरसेप्टर के साथ एक हैंडलर होगा। हमने पहले एक हैंडलर बनाया। हैंडलर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वोकेशन हैंडलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा, इन्वोक मेथड डिफाइन करना होगा जिसमें 3 पैरामीटर हैं। हर एक हैंडलर के पास टारगेट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, उसे ये होना चाहिए किसे इंटरसेप्ट करना है, टारगेट कौन है। तो यहां पर ये बता रहा है हैंडलर के पास रेफरेंस है टारगेट का, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हमें बनाने हैं। उसके बाद हम मेथड कॉल करेंगे प्रॉक्सी क्लास का न्यू प्रॉक्सी इंस्टेंस। उसमें हम बताएंगे कि हमारे अपनी क्लास में प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, साथ में इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे, साथ में इस क्लास को हमने जिस क्लास लोडर से लोड कराया होगा वो क्लास लोडर बताएंगे। वो मेथड रन टाइम पे प्रॉक्सी की एक सब क्लास बनाएगा। अगर हमारे पास एक प्रॉक्सी है तो क्लास का नाम होगा $proxy0, अगर 2 प्रॉक्सी है तो $proxy0, $proxy1, इस तरह के नाम आ जाएंगे। ये क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी जिसे हमारी टारगेट क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। इस क्लास को उसी क्लास लोडर से लोड कराया जाएगा जिससे टारगेट क्लास लोड हुई है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्लास लोडर पढ़े हो, क्लास लोडर्स की हियरार्की होती है, एक से ज्यादा क्लास लोडर होते हैं। पेरेंट क्लास लोडर अगर कोई क्लास लोड करता है तो वो चाइल्ड क्लास लोडर को अवेलेबल हो जाती है, लेकिन चाइल्ड क्लास लोडर अगर किसी क्लास को लोड करता है तो पेरेंट क्लास लोडर को उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो यहां पर हम चाहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकें। वो तब पॉसिबल होगा जब इनका क्लास लोडर सेम हो, इसलिए हमने क्लास लोडर पास किया जा रहा है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को हैंडलर का रेफरेंस दिया जाएगा। अब आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, आप इसे प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये क्लास प्रिंटेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। एंड यूजर इसे ए टाइप का या प्रिंटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट मानते हुए इसके ऊपर क्या मेथड कॉल करेगा, प्रिंट। अब जैसे ही इसके ऊपर प्रिंट मेथड कॉल होगा, ये बॉस को बताएगा अपने। बॉस कौन है इसका? हैंडलर। इसके पास बॉस का रेफरेंस है, इसने अपना रेफरेंस पास किया, जो मेथड कॉल किया गया था इसके ऊपर वो रेफरेंस दिया। वो मेथड अगर किन्हीं आर्गुमेंट्स के साथ कॉल किया गया होगा तो वो आर्गुमेंट्स बताएगा। ये बताएगा बॉस ये मेथड इन आर्गुमेंट्स के साथ मेरे ऊपर कॉल किया गया है, अब आपको जो करना है करो। बात समझ आती है? अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग लॉजिक एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इस मेथड को इन्वोक करा सकते हैं। इस मेथड का जो रिजल्ट आएगा, आपने इन्वोक किया है तो कंट्रोल वापस आपके पास आएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक एग्जीक्यूट करा सकते हैं एंड देन रिजल्ट वापस प्रॉक्सी के पास भेज सकते हैं। प्रॉक्सी उसे किसके पास भेजेगा? बात समझ आई? किसकी तरह काम कर रहा है ये? एक फिल्टर की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक सर्वर की तरह, और वो सर्वलेट की तरह। यूजर ने सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास, सर्वर ने फिल्टर को बताया, फिल्टर ने अपना पहला प्री प्रोसेसिंग वाला काम किया, देन सर्वलेट को इन्वोक करा दिया। सर्वलेट खत्म हुई, कंट्रोल फिल्टर के पास आया, उसने पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक एग्जीक्यूट कराया, कंट्रोल वापस सर्वर के पास आया, सर्वर ने क्लाइंट के पास। समझ आ रहा है कुछ? Proxied method is invoked on the target object. हो गया? इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसे।
यहाँ पर देखिएगा, ये हमने एक हैंडलर बनाया है। हैंडलर के पास टारगेट का रेफरेंस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने एक टारगेट रखा। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसे टारगेट अवेलेबल कराएंगे। ये हमारा इन्वोक मेथड है, इसमें 3 चीज़ होंगी, प्रॉक्सी, मेथड और आर्ग्यूमेंट्स। बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसमें, पहले प्री प्रोसेसिंग लॉजिक आएगा, फिर आप प्रोक्सीड मेथड को टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक कराएंगे, देन आपका पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक, देन मेथड की वैल्यू को आप वापस रिटर्न करेंगे। अभी मुझे कुछ प्री प्रोसेसिंग नहीं करना है, मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दिया। रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हुए टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड इन्वोक करा दिया, पोस्ट प्रोसेसिंग में फिर एक मैसेज प्रिंट करा दिया, मेथड से जो वैल्यू आई थी उसे वापस रिटर्न करा दिया। हैंडलर बन गया मेरे पास, टारगेट क्लास बन गई जो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। इंटरफेस में प्रिंट नाम का एक मेथड है। अब मुझे एक प्रॉक्सी क्लास बनानी है। यहाँ पर देखिए, पहले हमने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया टारगेट, फिर हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसे टारगेट का रेफरेंस दिया। उसके बाद प्रॉक्सी क्लास का मेथड कॉल किया न्यू प्रॉक्सी इंस्टेंस। इसमें अपनी टारगेट क्लास का क्लास लोडर पास किया, टारगेट क्लास के इंटरफेसेस पास किए और हैंडलर पास किया। इससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो ऑब्जेक्ट हमारी क्लास के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। हमने अपनी क्लास में कौन सा इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया हुआ था? इस ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंटेबल में टाइप कास्ट कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपने इंटरफेस के मेथड कॉल कर सकते हैं। हमने प्रॉक्सी के ऊपर मेथड कॉल किया है, अब वो मेथड अल्टीमेटली इसके ऊपर कॉल होगा। बीच में जो हमारे मैसेज थे वो आएंगे। बिफोर एडवाइसेस कैन बी इंसर्टेड हेयर, प्रिंट ऑफ ए इन्वोक्ड आफ्टर एडवाइसेस कैन बी इंसर्टेड हेयर। हमें क्या मैकेनिज्म ढूंढना था? किसी मेथड से पहले कोई काम कैसे करें और मेथड के बाद कोई काम कैसे करें। मिल गया मैकेनिज्म। एक प्रॉक्सी बना सकते हैं, प्रॉक्सी को बता दें कौन सा मेथड इंटरसेप्ट करना है, हैंडलर बना दें, उसके पहले और बाद में काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है वो एक बार प्रिंट कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी क्लास का नाम पता लगा सकते हैं हम। क्या नाम है क्लास का? $proxy 0। ये क्लास प्रॉक्सी को एक्सटेंड कर रही होगी, हमारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। अब वो डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसे नोट कर सकते हैं। अभी ना तो हमने कोई बिजनेस लॉजिक लिखा ना प्री प्रोसेसिंग, अभी तो हम समझ रहे हैं प्रोसेस इंटरसेप्ट कैसे करें। वो हैंडलर में आएगा, सीजीलिट प्रॉक्सी बनेगा। वो क्लास मैनिपुलेशन पे काम करता है। 2 अलग अलग एपीआई हैं, दोनों के अलग परफॉर्मेंस इशू हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं स्प्रिंग में। आप केवल सीजीलिट का यूज़ कर सकते हैं, आप केवल इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक जावा के प्रोग्रामर को स्टार्टिंग से एक बात सिखाई जाती है कि 2 क्लासेस हैं, उनके बीच में अगर आपको कोई मीडिया में इंटरेक्शन करना है तो किसी इंटरफेस के थ्रू होगा। अब अगर उसे कहा जाए कि एक क्लास में कोई भी मेथड है और दूसरा आदमी को मत बताओ, वो कॉल कर लेगा, वो सारे रूल बिगड़ जाते हैं। आदमी को लगता है ये क्या है, बचपन से जो मुझे सिखाया गया है वो तो सब बेकार था। वो रूल बेकार ना लगें, इसलिए जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी यूज़ किया गया। जहाँ ये अप्लाई नहीं हो सकता वहाँ वो यूज़ किया जाता है। उनकी अपनी ही है पूरी क्लासेस, उन्होंने अपना सब कुछ बना के रखा हुआ है। हो गया? नोट कर रहा है कोई अभी? हो गया? इस कॉन्सेप्ट के जर्नलाइजेशन को एओपी कहते हैं। यहाँ पर जो हैंडलर है वो स्पेसिफिक है। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने हैंडलर इस तरह से बनाया है कि हर आदमी को लगे कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वो कैसे जनरलाइज किया होगा ये आपको सोचना है। 1 हफ्ता है पूरा आपके पास। नेक्स्ट क्लास में आपसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्या किया जाए इसे जनरलाइज करने के लिए, ताकि हर आदमी को लगे कि ये उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हाँ जी, कहाँ बताया मैंने पर मेथड प्रॉक्सी बनते हैं? मैंने एक डायग्राम बनवाया, उस डायग्राम में क्या दिखाया गया? आपने कोई ऑब्जेक्ट मांगा कंटेनर से, तो कंटेनर ने प्रॉक्सी बनाया। अब ऑब्जेक्ट मिल गया, उसी में मैंने दोनों मेथड लिखे हुए थे।